हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का टॉपिक साउंड। इसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है, इको क्या होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साउंड का। तो हम बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तक जाएं उससे पहले थोड़ा सा साउंड के बारे में बेसिक जो है हमारा, वो जो मैंने पहली क्लासेस में पढ़ा है वो हम भी रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो साउंड क्या होता है, पहले साउंड की डेफिनेशन बात करें तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू हियर, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये होता क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हमें सुनने की क्षमता देता है। तो हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ईयर्स, उसको ये एक्टिवेट कर देता है। अगर साउंड नहीं होगी, आप साउंड हटा दीजिए पूरे उससे ना, तो ये ईयर का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो हियरिंग को हमारे को ये क्या करवाता है, सेंस करवाता है। होता क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमने इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, तो साउंड इज, जैसे हमने पहला चीज पढ़ा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर, यहां समझ आ गया था। फिर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम बात करते हैं कैसी है, क्या है, वो भी पता होना चाहिए आपको। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, किसी बुक में 340 लिखा होता है मीटर पर सेकेंड, और कभी कभी आपको 344 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में लगभग लाई करती है रूम टेम्परेचर के आसपास जो हम बात करते हैं वो इस तरह से रहता है। समझ आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं वो होता है 3 × 10⁸, बट ये स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बहुत कम होती है, 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हम अगर एक क्वेश्चन आता था कि लाइटनिंग जो होती है वो पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देती है, बिकॉज जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी पहुंच जाती है आपके पास। साउंड की स्पीड स्लो है, वो टाइम लेती है आपके पास पहुंचने में। समझ आ गया यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं, ये साउंड के बेसिक्स हमारे को पता होने चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं साउंड में आते हैं, तो इससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स, देखिए साउंड पढ़ने के लिए हमें वेव्स को आना चाहिए, है ना। वेव्स टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा हमें नॉलेज भी होनी चाहिए इसकी, बिकॉज साउंड क्या है, एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव ना 2 कैटेगरीज में आती है। तो कैटेगरी नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन बेसिस ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ वेव 2 टाइप की होती है आपकी। एक होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, एंड अदर इज नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव 2 टाइप की आपकी वेव्स हो जाती है। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, नीड मीडियम टू ट्रैवल, इन्हें इलास्टिक वेव भी कहा जाता है। नीड मीडियम टू ट्रैवल, मीडियम टू ट्रैवल, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। और नॉन मैकेनिकल वेव को क्या है, नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम टू ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप मीडियम हो या ना हो, ये ट्रैवल कर जाएगी, ये मूव कर जाती है। जैसे लाइट के लिए अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल इसका आप लिख सकते हैं, लाइट, सन से लाइट आती है हमारे पास, बीच में क्या है, वैक्यूम है, स्पेस जो है एम्प्टी है ना, तो बीच में वैक्यूम है, तो तभी भी लाइट उसको क्रॉस करके आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में है। अगर हम बात करें मीडियम के लिए, तो यहाँ पे आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा साउंड ही है। साउंड को मीडियम चाहिए, अगर वैक्यूम हो जाएगा, अगर स्पेस खाली हो जाएगा, अगर आप जैसे एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं तो आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज बीच में क्या मीडियम ही नहीं है, तो साउंड आपकी ट्रैवल नहीं करेगी। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको एमसीक्यूज में या फिर आपके 1 वर्ड में आ जाता है। समझ आ गया। तो मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आती है साउंड वेव। क्लियर।
अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है हमें ऑब्वियस बात है मूव, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की, किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वेव में हम बात कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल वेव कितने टाइप की होती है, दो टाइप की वेव हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। मैकेनिकल वेव आपकी कितनी टाइप की हो गई, दो टाइप की। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, longitudinal wave and another is transversal wave, transversal wave। दो टाइप की वेव आपकी हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती है, ये इसको समझना जरूरी है। देखिए साउंड वेव का एग्जाम, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसको समझना है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, इसमें जो पार्टिकल है आपका वो वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसमें कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ मीडियम, समझाते भी अभी कैसे होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, propagation of wave। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैसे होता है समझिए। साउंड वेव का एग्जांपल लेते हैं, हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, आपका एक मेटल का एक ऐसे इस शेप का आपका मेटल का एक पीस होता है, इसको हम हीट करते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करेगा, देखिए अगर हम बात करते हैं इस तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क है, ये वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, ये सब ये जो आपके मेटल से आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। जब ये आगे को वाइब्रेट करेगा तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे एक साथ दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो एक साथ कंप्रेस हो जाएंगे, आगे वाले हो गए। फिर ये वापस को जब आएगा तब ये पार्टिकल लूज हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, और ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, पार्टिकल आगे को मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और वेव भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में। तो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आप इसका बहुत इजीली आप कर सकते हैं, आप अपना हैंड है ना, जो आपका पाम है वो पास रखिए और बोलना स्टार्ट करिए। जब आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसमें क्या हो रहा है, कुछ एयर के पार्टिकल्स हीट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, बेसिकली पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसे। तो आप बोलते रहेंगे तो आपको ना बीच बीच में हवा का झोंका लगता रहेगा आपके पाम पे। तो इस तरीके से आपके क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इस रीजन को कहते हैं जहां पे इकट्ठा हो जाते हैं पार्टिकल्स, इन्हें कहते हैं हम कंप्रेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसका नाम हो जाता है रेयर फ्रैक्शन। तो जो वेव है वो कैसे ट्रैवल करती है, कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, चलता चली जाता है। समझ आ गया। तो इस तरीके से जो वेव ट्रैवल करती है वो साउंड वेव होगी, या लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैटेगरी में आती है। समझ आ रहा होगा, ये आपका रहता है। ठीक है, तो इसको हम प्रोड्यूस जनरली करते भी हैं। कैसे करते हैं, एक कमरे में आपने धुआं कर दिया बहुत ज्यादा, है ना, या आपने धुआं फैला दिया, अब एक ड्रम लो, बीट कर दो, तो आपको ये वे नेचर जो है ना, ये वाला जो आपको पैटर्न है, ये आपको मिल जाएगा उस धुएं में जाता हुआ, दिख जाता है, उसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल तो बहुत ज्यादा आप ये फ्लेम से भी क्रिएट करते हैं साउंड वेव को, कैसे है ना, वाइब्रेशंस हो रही है, तो हम बहुत सारे तरीके से इसको क्रिएट कर पाते हैं। समझ आ गया होगा। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कर करके ये आगे को ट्रैवल कर रहे हैं, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट जो होता है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, वेव इन विच particles vibrate perpendicular to the direction of wave, to the direction of propagation। प्रोपोगेशन का वर्ड मतलब होता है ट्रैवलिंग, है ना, तो आपको कुछ इतना कोई हार्ड नहीं है। प्रोपोगेशन मतलब होता है ट्रैवलिंग, अगर प्रोपोगेशन वर्ड आता है तो ट्रैवलिंग हो जाती है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है,
इसको आप देखते हैं स्ट्रिंग, अगर हम बात करते हैं वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव अगर हम बात करते हैं रस्सी में कैसा होता है, आप एक रस्सी को टाइट करके आप बांध दीजिए और फिर उसको ऐसे ऐसे मूव कराइए ऊपर नीचे, तो उसमें एक वेव बनेगी इस तरीके से, है ना। तो रस्सी क्या है, बेसिकली ये रस्सी थी, है ना, आपने इसको ऊपर मूव कराया तो ये ऊपर को ऐसे बन गया, फिर नीचे को बन गया, ऊपर नीचे इस तरह से चल रहा है ना। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल है रस्सी, पार्टिकल आगे नहीं मूव कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे, यही वाले पार्टिकल पहले वो भी ऊपर है, कुछ टाइम बाद नीचे आ जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। और वेव कहाँ को जा रही है, वेव जा रही है आगे को इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री इनका एक बीच में एंगल आ जाता है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। समझ आ गया। और ये जो आपका ये जो मूवमेंट होता है इस तरीके से ना, ऊपर नीचे इस तरह से जो करते हैं, तो ये बनता है आपका ऊपर टॉप जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो लोअर में बनता है इसको कहते हैं ट्रफ, TROUGH। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ, जैसे यहाँ पे क्या होता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन चल रहा है, यहाँ कहते हैं क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे चलता जाता है। समझ आ गया। तो ये ट्रांसवर्सल वेव होती है। स्टडी करना किसको आसान है, इसको आसान है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि ये प्रेशर वेव है, इसमें ये पता नहीं लगता क्लियरली कि ये कंप्रेशन कहाँ पे खत्म हुआ, रेयरफैक्शन कहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या पार्टिकल्स है, एक्चुअली में जो पार्टिकल्स है वो है, तो हम जनरली स्टडी कैसे करते हैं, ट्रांसवर्सल वेव को करते हैं। समझ आ गया। तो ट्रांसवर्सल वेव के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, फॉर्मूलाज हैं वो समझ लेते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रांसवर्सल वेव, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव पढ़ने का क्या, बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्यों पढ़ रहे हैं, हम बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में समझना चाहते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, कुछ ऐसी टर्म्स हैं इनके बारे में हम समझना चाहते हैं। तो होता कैसे समझ लेते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ये हमारा मीन पोजीशन होती है, क्या होती है, मीन पोजीशन, जहां पे एक्चुअली में पार्टिकल्स पहले थे, तो ये हो गया मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। क्लियर। अब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे इस तरह से जा रहे हैं। क्लियर। पार्टिकल्स ऐसे वेव का इस तरह से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें सबसे पहली टर्म आती है एम्पलीट्यूड, क्या आती है, एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया आपका ए, और इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना मैक्सिमम ऊपर या नीचे मूव कर रहा है। तो वो कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। समझ आ गया। ये एम्पलीट्यूड्स में आपके काउंट होते हैं। हाँ, ऊपर भी एम्पलीट्यूड होगा, नीचे भी एम्पलीट्यूड होता है। पूछा जाता है कि ये भी एम्पलीट्यूड है क्या, हाँ ये भी एम्पलीट्यूड है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये ऊपर नीचे का कोई मैटर नहीं है ना। ये तो हम वेव है ना, ये 3D में है, तो हमने इसको बोल दिया ऊपर नीचे एक ही बात होती है, एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ, हम क्या करते हैं, अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो हम बोल देते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और इस मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट होता है वो होता है ट्रफ। मतलब नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रफ होता है। समझ आ गया। क्लियर। इसके बाद आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ की अगर हम बात करते हैं, एक ही पहले तो समझ लीजिए वेव कितनी लंबी है, यहां से स्टार्ट हुई वेव, यहां से यहां तक आगे वेव खत्म हो गई, तो ये हमारी वेव है ना, ये हमारी वेव है। अब इसको निकालने का, इसकी लेंथ निकालने का कि मतलब यहां से यहां तक कितनी है, तो उसको निकालने का एक और तरीका है, बोल देते हैं कि ये दो क्रस्ट है, उसको उनको जोड़, उनके बीच की जो गैप है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में जो गैप होता है, जितना भी डिस्टेंस होता है, वो क्या हो जाता है, आपका वेव लेंथ हो जाती है। तो यहां से लेके ये वाला जो पार्ट है ना, अगर हम इसको यहां से कट करके यहां पेश करते हैं तो ये पूरी वेव बन जाएगी फिर से, है ना। तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे दिखाया जाता है, लैम्डा करके सिंबल होता है, उससे दिखाया जाता है। तो ये हो गया हमारा वेव लेंथ। क्लियर। अब उसके बाद आता है सेकंड चीज, टाइम पीरियड। इस वेव को बनने में जितना टाइम लगा, उसे हम कहते हैं टाइम, वो टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हम उसे डिनोट करते हैं टी से। टाइम पीरियड, एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये तो टाइम पीरियड हो गया, एक वेव को बनाने में कितना टाइम लगता है वो हो गया आपका टाइम पीरियड। अब बात आती है एक सेकंड में कितनी वेव्स बन सकती है ना। तब एक टर्मिनोलॉजी आती है फ्रीक्वेंसी। ये हो गया टाइम पीरियड, हम लिख देते हैं टाइम पीरियड हो गया टी से। अगला है जो है फ्रीक्वेंसी, अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं या तो न्यू से कर देते हैं या एफ से कर देते हैं। आपको दोनों मिलते हैं कभी कभी किसी बुक में, न्यू, लैटिन वर्ड न्यू, वी नहीं है वो न्यू है,
है ना। तो न्यू से करते हैं या एफ से कर देते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी दिखाने का तरीका कोई भी हो सकता है। होता क्या है, अब यहाँ से फॉर्मूले नोट करिए। जो हमारे पहला फॉर्मूला सबसे पहला आता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी जो मेजर किया जाता है इट इज इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसकी यूनिट होती है 1 अपॉन सेकंड, सेकंड इनवर्स, लेकिन हम उसको क्या कह सकते हैं, वो हर्ट्ज में भी काउंट की जाती है, उसको हमने हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज हर्ट्ज। सेकंड फॉर्मूला जो हमारे यूज करने को मिलेगा दैट विल बी, अब हमारा क्या है, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब हमें बोलते हैं वेव की स्पीड, अगर हमें स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, इसे हम वेव स्पीड कह देते हैं। वेव की स्पीड, वेव स्पीड अगर हम बात करें तो कि सिंपल है, डिस्टेंस क्या है, एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लैम्डा, कितने टाइम में कर रही है, टी टाइम में, तो ये आपका वेव वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट एक और आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड अपॉन टाइम पीरियड, अपॉन टाइम पीरियड। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब 1 अपॉन टी हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी, तो ये लैम्डा अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, थर्ड जो फॉर्मूला है वो यूज हो जाएगा आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। देखिए लैम्डा इनटू 1 अपॉन टी तो है, 1 अपॉन टी को एफ लिख दिया, तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड। फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्पीड आ जाती है। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, इनके क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। और याद करना भी क्या है, इतना इजी है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम सेकंड्स में लिया जाता है, याद रखिएगा, टाइम सेकंड्स में रखा जाता है, ऐसा यूनिट यूज होगी सेकंड्स। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका वेलोसिटी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अ वेव आ जाता है। अब वेव कोई भी हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, कोई भी वेव हो, इसके लिए फॉर्मूला यही है। ये भी ऊपर सारे वेव, कोई भी वेव हो, लाइट वेव, साउंड वेव, सबके लिए फॉर्मूला ये रहता है, चेंज नहीं होता। क्लियर। अब हमने ये इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। जनरली वो हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मांगता है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालने के लिए हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f। ये 3 फॉर्मूले ये आपको याद रखने। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये 3 फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने पड़ेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, अब हम जाते हैं साउंड के बारे में। ये हमें साउंड के बारे में आ गया, वेव के बारे में थोड़ा समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखिए रिफ्लेक्शन होता क्या है, बेसिकली लाइट का हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है ना। तो उसी तरीके से क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस, आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पे फॉल करने के बाद बाउंस बैक कर जाए, तो ऐसा जो होता है बाउंसिंग बैक करने को, इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो साउंड रिफ्लेक्शन होने के लिए जो सरफेस है जो आपका भी, वो सरफेस जो होना चाहिए इतना बड़ा होना चाहिए कि वो वेवलेंथ ऑफ साउंड से बड़ा हो, बस। तो ये आप पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द सरफेस शुड बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। जिस वेवलेंथ की साउंड आ रही है उस वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उस वहाँ प्रॉपर्ली रिफ्लेक्शन नहीं करेगा वो। ठीक है, वरना तो आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो सरफेस पे साउंड आती है, टकराती है, बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करते थे आपके उसमें लाइट में, बिल्कुल सेम है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे फॉर्मूलेज वही सेम रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम उसमें ज्यादा रहते नहीं है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम यूज करते हैं, हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, यूज है क्या इसका कोई, हाँ है। तो समझ लेते हैं। पहला जो है आपका दैट इज मेगाफोन्स। मेगाफोन्स, या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम बात करते हैं, बिगुल हो गया, तो इस टाइप से जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज होता है।
क्या होता है आपने देखा भी होगा, एक कुछ बिल्कुल आपने देखा होगा इस तरीके से होते हैं ये। आप यहां से साउंड को भेजते हैं, वो साउंड घूम के यहां से निकलती है। तो हो क्यों रहा है ये, ऐसा क्यों हो जा रहा है, ये हो पा रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। जो साउंड यहां से एंटर करी ये पूरे में रोटेट करके आगे ट्रैवल करी, है ना। इसी तरह से मेगाफोन्स होते हैं, उनमें ब्लो हॉर्न्स हो गए। ब्लो हॉर्न्स आपने देखा भी होगा, बचपन में आइसक्रीम वाले आते हैं थे, वो ऐसी टाइप का हॉर्न लेके आते हैं, पी 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 पी, है ना। इस टाइप से आपने देखे होंगे, अब तो रेयर हो गए लेकिन आते हैं अभी भी ना। जो आपका क्या होता है, इसको एयर को प्रेशर करते हैं तो ये यहाँ से आवाज निकलती है। तो ये सब क्या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो ऐसे में रिफ्लेक्ट करके आगे ट्रैवल कर जाती है। समझ आ गया। तो ये पहली जो एप्लीकेशन है वो हमारा ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन, आपने डॉक्टर को देखा होगा स्टेथोस्कोप यूज करते हुए, स्टेथोस्कोप जो कान में लगाते हैं, आपकी हार्ट बीट समझते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे आपने देखो एक पाइप से तो साउंड ट्रैवल करके आ रही है, वो क्या हो रहा है उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है बार बार, तो तभी आपको सुनाई दे पा रही है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, ये आपका यूज होता है आपका मेडिकल पर्पसेस में, जहां पे हम कहते हैं सोनोग्राफी, जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड, अगर प्रॉपर लैंग्वेज वैसे बोले, जो आपके ज्यादातर यूज होता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कह देते हैं। आप जैसे न्यू बर्थ अगर है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं फीटस या फिर आपका नॉन है ना, जो बेबी पैदा नहीं हुआ है ना, तो उनकी क्या, उनको अगर चेक करना है, या आपके सपोज करो आपको लग रहा है अंदर जैसे किडनी स्टोन हो गया, ऐसी चीजों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। समझ आ गया, हो गया क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या होता है, ये सी बेड मैपिंग करता है, सी बेड मैपिंग। जो समुद्र में शिप चलते हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा था ग्रेट टाइटैनिक, है ना, वो क्या हुआ था, जा रही थी, आइसबर्ग से टकराई, डूब गई, इतना बड़ा जहाज डूब के खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या है, आज की डेट में वैसे एक हमने टेक्नोलॉजी बना ली है सोनार, है ना। होता क्या है, हम मैपिंग कर लेते हैं पूरे बेड पे, समुद्र में कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे ऊपर कोई चीज आ रखी है, तो उससे होता क्या है, हमें आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ पे कौन सी चीज कैसे है, ठीक है। तो होता है कि हम उस जगह जाते ही नहीं, समुद्र आपके समुद्र के उस एरिया में जाते ही नहीं जहाँ पे क्या है, पानी कम है। तो जब पानी कम होगा तो समुद्र में शिप नीचे डूबेगा और टकरा के टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो सी बेड मैपिंग से हेल्प कर देते हैं हमारे, ठीक है। ये होता है, इसको हम यूज करते हैं इसके लिए सोनार, SONAR। हम इसको भी समझेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड, SO का मतलब होता है साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। साउंड नेविगेशन ऑफ एंड रेंजिंग। तो इस तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, क्लियर। यहाँ पे अब हम समझते हैं एक फिनोमेना क्रिएट होता है ना, जिसे हम इको कहते हैं, है ना। इको क्या होता है उसको समझते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। इको को समझते हैं, इको होता क्या है। देखिए, आप कभी पहाड़ों में गए हो, कोई वैली के जगह पे गए हो, वहां पे क्या होता है, आप चिल्लाते हैं, आप कोई मतलब कुछ भी बोलते हैं, वो आवाज वापस आपको सुनाई देती है कुछ टाइम बाद, है ना। या आप जैसे कुछ खंडर जैसे होती जगह होती है, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहां पे आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज क्या होगी, बार बार आपको सुनाई देगी, रिपीट हो जाती है ना। तो जो रिपीटिशन ऑफ साउंड हो रहा है आफ्टर सम टाइम, है ना, हमारी साउंड हमें वापस सुनाई दे रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसे कहा जाता है इको। तो ये होता क्या है, रिपीटिशन ऑफ साउंड due to reflection of sound by an object, ठीक है, is known as echo। तो साउंड क्या होती है, रिपीट हो जाती है। अच्छा, रिपीट क्यों होती है ये समझने की बात है। जो हमारे ईयर्स है ना, उनकी कैपेसिटी है, हम दो आवाजों को डिस्टिंग्विश तभी कर सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, आप है ना, कहते हैं ना कि फिश मार्केट में आ गए, फिश मार्केट में क्या होता है, चिल्ला रहे हैं, एक इधर से कोई चिल्ला रहा है, कोई इधर से चिल्ला रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है वो कोई भी, है ना। तो उसमें होता है क्या है, आप एक टाइम पे आपको ना बहुत सारे लोग बोलते हुए सुनाई देंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। अब यही चीज को, कंसेप्ट को ये समझना है, क्योंकि हमारे कानों में कुछ एक कैपेसिटी है कि हम उन्हीं आवाजों को अलग अलग सेपरेट आउट सुन सकते हैं, जिनके बीच में
0.1 सेकंड का गैप होगा। अगर दो जने एक साथ आपको बोल रहे हैं और दोनों की आवाजें एक साथ आपके कान में पहुंच रही हैं, आप उनको समझ नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके बीच में गैप है 0.1 सेकंड का, तो आपकी हियरिंग जो है, कान की जो कैपेसिटी है, वो क्या करेगा, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देगा। समझ आया? तो इको में यही होता है। इको में क्या होता है, आप बोलते हैं, साउंड जाती है, टकराती है, वापस आती है, वापस आते आते उसको टाइम कितना लग जाता है, 0.1 सेकंड से ज्यादा लग जाता है। तो आपको वो सुनाई देने लग जाती है एक और बार, ऐसा लगता है कि कोई और ने, किसी और ने बोला है, वो बोला आप नहीं होता है, लेकिन वो गई, टकराई, वापस आ गई और उसने टाइम ले लिया 0.1 सेकंड से ज्यादा। समझ आ गया? तो अगर 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम के बाद साउंड आपको वापस आपके कान तक पहुंचती है, तो वो कहा जाता है इको कंसेप्ट। समझ आया? तो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज समझ आता है, चलो देखते हैं कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, है ना। अगर हमें इको करवाना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए वो समझते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, ठीक है। तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है, हमने बोला कि भैया एक दीवार है, बहुत दूर है, आप यहां खड़े हैं, यहां तक, यहां से आपने बोला साउंड गई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आई। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बी डी, लेट द डिस्टेंस बी डी, डी डिस्टेंस में था। ठीक है, और उस टाइम पे स्पीड हमारी जो होती है v मान लेते हैं, अभी हम v मान लेते हैं, अभी v की वैल्यू पुट करेंगे बाद में। ठीक है, तो हमने मान लिया v स्पीड से साउंड गई, टकराई, वापस आ गई, डिस्टेंस कितना लिया, d, d डिस्टेंस ट्रैवल किया और डिस्टेंस बताया। हाँ, हमें इको कब सुनाई देगा, जब हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.1 सेकंड। तो हम बोलते हैं टाइम कितना ले लिया उसने, 0.1 सेकंड। ये सब करने में टाइम कितना लग गया, 0.1 सेकंड। तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जाने में d, आने में v, तो टोटल डिस्टेंस 2d, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड होगी v इंटू टाइम, टाइम हमारे को लगना है 0.1 सेकंड, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 0.1 सेकंड या 0.1 सेकंड ज्यादा। ठीक है, अच्छा एयर में हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, होता क्या है, जनरली ले लेते हैं हम, बड़ी साइड में ले लेते हैं, 344 ले लेते हैं, 344 मीटर पर सेकंड 0.1, या 340 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डी की वैल्यू यहां से आप करेंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा, 172 आएगा और यहां से 0.1, तो इट विल बी 17.2 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको शुड बी 17.2 मीटर। ये डेरिवेशन पूछा जाता है आपसे, या वैल्यू एमसीक्यू में आ जाएगा सीधा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, डिस्टेंस फॉर इको, इको कराने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 17.2 मीटर। या अगर आप 340 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, 340 होते ही वो 17 मीटर हो जाएगा। समझ आया? स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन पे डिपेंड करती है, तो वो इनके साथ चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं समर्स की बात करते हैं, गर्मियों में क्या होता है, जो एयर होता है, एयर के पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, तो उसमें क्या होता है, साउंड तेजी से ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ 344 है, थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये आपको ये भी समझ लीजिए कि ये जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो साउंड बढ़ जाती है। क्लियर? तो साउंड बढ़ जाती है, तो अब ऑब्वियस बात है साउंड की स्पीड बढ़ गई, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, बेसिकली स्पीड बढ़ गई तो साउंड तेजी से जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, है ना, जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, आने में टाइम वो कम लगाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब ना स्पीड में, हाई स्पीड में गई, जाके वापस आ गई, तो आने में टाइम उसने क्या लगाया, कम लगाया। तो समर्स में आपको इको सुनाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आपका डिस्टेंस बिल्कुल 17 के आसपास है, तो सर्दियों में तो वहां पे डिस्टेंस आपको इको सुनाई देगा, बट गर्मियों में वो इको सुनाना देना बंद कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो पहाड़ों में जहाँ ठंडा रहता है वहां पे इको आसानी से सुनाई दे जाता है। क्लियर हो गया? तो इको सुनाई देने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, पहले ये भी समझ लेते हैं। पहली चीज ऑब्वियस बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होना है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ साउंड से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज समझ आ गई, है ना। तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही है, तो ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, पहली चीज। सेकेंडली, इको सुनाई देने के लिए जो आपकी जो देखो गई, टकराई, वापस आ गई, जो रिफ्लेक्शन में होता है ना, तो जो आपकी पावर है, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी है साउंड की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो साउंड की इंटेंसिटी जब डिक्रीज हो रही है, तो इतनी नहीं डिक्रीज हो, कम से कम रहनी चाहिए इतनी कि वो वापस जब कान तक आ रही है तो आपको सुनाई दे सके। ऐसा ना हो जाए कि वो कान में आई, इंटेंसिटी इतनी कम थी कि सुनाई ही नहीं दे रहा, है ना। तो ये आपका ये भी प्रॉब्लम है, होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, समझ रहे, इंटेंसिटी होनी चाहिए जिससे कि आपको क्लियरली सुनाई
दी जाए। समझ आ गया? ठीक है। और आपका डिस्टेंस, एक तो मिनिमम डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, मिनिमम इतना डिस्टेंस होता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो इको करने के लिए 3 चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं इको की एप्लीकेशन है क्या। हाँ, तो उन्होंने देखा कि 17 मीटर से ऊपर की अगर डिस्टेंस है आप उसको एको करके समझ सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो हम इसको यूज करने लगे एको को। ठीक है, एको को हम यूज करने लगे। तो हम अब कैसे करेंगे, यूज कर रहे हैं, समझते हैं। चलिए यूजेस ऑफ एको समझते हैं। यूजेस ऑफ एको, पहला, यूज्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, फॉर, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी होती है, फॉर नेविगेशन एंड प्रोटेक्शन। बेसिकली ये भी प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे डॉल्फिन है, वो अपने जो आसपास कोई ऐसा एनिमल, मतलब कोई बड़ा, कोई आपका शार्क हो गया, वेल हो गया, इस तरीके का कोई ऐसा फिश, ऐसी कोई बड़ी फिश तो नहीं है जो उसको डैमेज कर सकती है या उसको हार्म कर सकती है ना। इनको इससे बचने के लिए डॉल्फिन क्या करती है, आसपास अपने एको क्रिएट करती है। और अगर उसकी जो लहर है वो पानी में ट्रैवल करके जाती है, अगर कोई आसपास कोई भी वो आपका बड़ा सा वेल हो गया या फिर शार्क हो गया, कोई भी आपका अगर इसमें आएगा कैटेगरी में, फिश आएगी, तो वो टकरा के एको वापस आ जाएगी। उसको सुनाई दे जाएगा कि हाँ इतनी दूरी पे कोई ना कोई आइडिया लग जाता है इसको कि इतनी दूरी पे कोई आपका एनिमल या कोई भी फिश या फिश हो सकती है, बहुत बड़ी है, इस टाइप से रह सकता है। सिमिलरली बैट अपनी जो अपने प्रेज होते हैं, जैसे क्या ना इंसेक्ट्स और ये सब कुछ, इनको कैच करने के लिए कुछ, अब तो ड्राइंग तो ऐसी है लेकिन ठीक है, अगर बैट इसको इनको मतलब कैच करने के लिए क्या करता है, जैसे यहाँ कोई इंसेक्ट है ना, इसको कैच करना है, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, इको का यूज करता है। यहां से गया, टकराया, इसके कान पे आपको आवाज सुनाई दी, तो इसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लाई है या कुछ भी है। नेविगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि रात में ट्रैवल करता है तो नेविगेशन में भी हेल्प करता है। इस मेथड को एक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं एकोलोकेटिंग। ठीक है, एकोलोकेटिंग, है ना, ये एको रेंजिंग भी कहा जाता है। इस तरीके से ये ट्रैवल करते हैं, ये अपने आप को मतलब एको का यूज कह सकते हैं, यूज करते हैं। समझ आ गया होगा? ठीक है। सेकंड यूज हम जो करते हैं, इन्हीं को देख के हमने डेवलप किया सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या होता है, आपका बहुत सारी शिप्स होती थी, जा रही हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ पे पानी कम है समुद्र में, कहाँ पानी ज्यादा है। ठीक है, तो शिप अगर जैसे सपोज करो पूरे पहाड़, मतलब नीचे से क्या है, एक पॉइंटेड हिल सा निकला हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे शिप है, अब शिप इस टाइप से जा रही है। ठीक है, अभी तो यहाँ पानी है, आगे जाके सपोज करिए कुछ ऐसा अंडर वाटर माउंटेन टाइप के होते हैं, हिल्स होते हैं, ये सब होते हैं, इस टाइप से है। तो ये क्या होगा, ये शिप अगर इसी फॉर्म में जाता रहेगा, ये इससे टकराएगा और डैमेज हो जाएगा बेस से, और इस शिप डूब जाएगा, है ना। ये आइसबर्ग होता है, दिखने में छोटा सा होता है लेकिन अंदर पूरा बड़ा सा होता है आइसबर्ग। ये जा रहा है, इस आइसबर्ग से टकराया, खत्म हो गया। तो ऐसे केस से बचने के लिए पहले हमारे पास क्या था, अगर ऊपर आसपास से कोई आए तो हमारे पास यहाँ पे होता है रडार सिस्टम। रडार होता है, वो हवा में चेक कर लेता है, रडार क्या करता है, रेडियो वेव्स को यूज करके वो आसपास चेक कर लेता है कोई चीज है तो नहीं। ठीक है, उसी को यूज करते हुए आप साउंड वेव को यूज करते हैं, हम सोनार को यूज करते हैं। सोनार क्या करता है, सोनार में यहाँ पे अगर मैं कंसेप्ट समझाए तो नीचे क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे, एक तो क्या होता है कि यहाँ पे ये याद रखिएगा, सोनार इन सब में जनरली अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड क्यों यूज किया जाता है, हमने एक पॉइंट बताया था कि इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए जो साउंड वेव की वापस आ रही है, तो अल्ट्रासाउंड में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये वापस आ जाती है। हम नॉर्मल साउंड भेजेंगे, जाएंगे, वापस आते आते इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड ऐसी है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो क्या जाएगी, वो जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी, तो आपको सुनाई देगी। क्लियर? तो इस तरीके से वो सोनार काम करता है। होता है क्या, यहाँ होता है रिसीवर, यहाँ होता है आपका ट्रांसमीटर। इसमें दो चीज होती है, एक होती है जो ट्रांसमिट करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसमीटर, एंड अदर इज रिसीवर, जो उसको रिसीव करता है। तो रिसीवर, तो ये हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगा इसको आने में, और आप उससे क्या निकाल पाते हैं, आराम से बता देते हैं कितनी डेप्थ में, नीचे कितनी डेप्थ है। ठीक है, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, हम बोलते हैं डिस्टेंस डी गया, हम बोलते हैं डिस्टेंस डी गया, तो डी जाने का, डी आने का, तो 2D हो गया।
सीधा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है, 2d डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इतनी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2d, क्योंकि जितना जाने का डेप्थ जो है, जाने की डेप्थ आने का डेप्थ, तो आने का दोनों का डिस्टेंस 2d हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भैया आप बताओ डेप्थ बताओ कितनी है ना, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है 2d 2 इंटू डेप्थ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी होगी, आपको उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, आपको ये मिल जाएगा कितने टाइम बाद वो आपको कितने डेप्थ में वो चीज कोई भी चीज है। समझ आ गया? इस तरीके से सोनार की रेंजिंग करी जाती है। और थर्ड जो एक्ट का यूज किया जाता है वो आपका है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जो हमने बताया था मेडिकल यूज में होता है, ठीक है, तो वो मेडिकल यूज के लिए भी बढ़िया रहता है। हमारे को अंदर क्या है हमारे चल रहा है उसको साउंड के फॉर्म से यूज करके अल्ट्रासाउंड भेज के आप क्या कर पाते हैं, ये देख पाते हैं कि क्या क्या है। इससे पहले सोनोग्राफी जब तक नहीं थी तो उससे पहले लोग क्या करते थे, एक्सरे कराते थे, बट एक्सरे क्या होता है, हाई रेडिएशंस होती हैं, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करती है। उसमें क्या होता है, कैंसर के होने चांसेस भी ये बढ़ जाते हैं, है ना। रेडिएशंस है वो बेसिकली वो डैमेज करेगा बॉडी के सेल्स को। बट सोनोग्राफी में ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं होता। सोनोग्राफी में क्या होता है, ये एक टाइप की साउंड वेव जाती है, वेव जाएगी, वो टकराएगी, वापस हिट करके आ जाएगी, तो इस तरीके से रहता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज रहती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ह्यूमन जो है एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, ये हमें पता है। ऑडिबल रेंज होती है आपकी साउंड की। अगर स्पीड ऑफ साउंड 330 है उस टाइम पे, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, वेवलेंथ क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेवलेंथ दो रहेंगी यहाँ पे ना, क्योंकि एक बार 20 हर्ट्ज लेंगे, एक बार 20,000 हर्ट्ज लेंगे। चलिए तो फर्स्ट केस के लिए केस 1, जब एफ हमारा निकालते, एफ हमारा कितना है 20 हर्ट्ज है, ठीक है। देखिए आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना था, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। चलिए तो वेलोसिटी हमारे को दे रखी है 330, लैम्डा हमें वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, देन हम सॉल्व करते हैं तो इसको कैंसिल किया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 16.5 मीटर्स। वेवलेंथ कितना आ गया 16.5 मीटर। क्लियर? तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ गई 16.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हार्ड कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, आप निकालिए खुद 20 किलो हर्ट्ज, वीडियो को पॉज करके खुद करिए, सॉल्व करिए, आना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रख दी हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ, तो v आ जाएगा आपका 330, लैम्डा आपका निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपके 20,000 किलो हर्ट्ज है, तो मतलब 1000 भी रहता है, ठीक है। तो सिंपल है, 20 तो हमने किया ही था, डिवाइड किया था, तो कितना आया था लैम्डा, किया था 16.5, बस और ये 3 जीरो और बढ़ गए तो 10 की पावर -3 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं 16.5 मिलीमीटर लैम्डा आ गया इसमें, ठीक है। तो आप समझे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेसिप्रोकल हो गई दूसरे के। क्लियर? अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है, अ साउंड प्रोड्यूस टेक 4.5 सेकंड्स टू रीच अ बोट्समैन। क्या हुआ होगा, इस तरीके से यहाँ पे एक बोट्समैन बैठा है, ठीक है। यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस हुई, तो बोट्समैन तक पहुंचने में उसको टाइम लगा 4.5 सेकंड, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द डाइवर। एक डाइवर है, डाइवर मतलब जो पानी के अंदर है, यहाँ पे डाइवर होगा, डिस्टेंस सेम ही है उसका, ये अगर डी डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस डी है। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स, मतलब जो भी स्पीड ऑफ साउंड जो होगी उस टाइम पे 4.5 होगी वाटर में एयर के कंपैरिजन में। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम दोनों में क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू ऊपर वाले में स्पीड जो है हमने बोल दिया v एयर इनटू टाइम, टाइम हो गया 4.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इन वाटर इनटू, हमें टाइम निकालना है, टाइम t मान लेते हैं, ठीक है। हमें बताया है एयर में जो जितनी भी स्पीड है उससे जो वाटर में स्पीड है वो 4 टाइम्स है, तो हम इसको v वाटर को एयर क्या लिख देंगे, 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एयर, t से किया, v एयर से v एयर कटा, 4.5 से 4.5 कटा, t इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकंड बाद वो सुनाई दे जाएगा, वहां 4.5 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 1 सेकंड बाद सुनाई दे जाएगा। वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, ऑब्वियस बात है, तो ये जल्दी सुनाई दे जाएगा, 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड में सुनाई दे जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अ बॉय हर्ड हिज इको
या एक लड़का है उसको अपनी एको सुनाई दी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, टाइम उसको लगा 2 सेकंड, चलो 2 सेकंड के बाद उसको एको सुनाई देगी, गुड, अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस बात है हमें बताना है अगर स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 350, वी आपको दे रखा है 350 मीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ऑब्वियस बात है इसमें क्या करना है, एको वाले में सीधा बताना था, जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, तो आने जाने में कितना टाइम लग गया 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है आपका 350 इनटू टाइम, सीधा फॉर्मूला लगाना होता है, इसमें कुछ नहीं है, इजी है। तो डिस्टेंस आपका होगा 350 मीटर, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, इजी था, समझ आ गया। और क्वेश्चन को देखते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, सोनार, मतलब सोनार वही हो गया, शिप है, शिप से क्या हो रहा है, नीचे को आपका एको हो रहा है, रिसीव्स, सोनार रिसीवर रिसीव्स सिग्नल आफ्टर 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की डेप्थ बतानी है। ऑब्वियस बात है ये शिप रहा होगा, शिप का बेस या रिसीवर और ट्रांसमीटर एक ही होते हैं, बहुत पास होते हैं, यहाँ हम समझाने के लिए दूर दूर रख रहे हैं, ठीक है। तो नीचे डी डिस्टेंस रहा होगा, डी डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं ना। तो हमें बतानी डेप्थ बतानी है, अगर स्पीड कितनी दे रखी है, इसमें स्पीड दे रखी है v दे रखी है आपकी 1450 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम इसको लगा 2 सेकंड। देखिए आने जाने में टाइम लगता है, ऑब्वियस बात है 2 सेकंड लगा है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा 2d, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। d की वैल्यू आ गई आपकी, ये मीटर में है तो हम बोल सकते हैं 1.45 किलोमीटर, दैट्स, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बहुत हार्ड नहीं है। फॉर्मूला लगाना है 2 टाइम्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तो यही, बट उसको बोलने का तरीका ऐसा है कि उसने थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज कर रहा है, और कुछ नहीं है। अब बॉय क्लैप्स ट्वाइस, एक बॉय है वो क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 2 बार क्लैप कर रहा है, ठीक है, इन 1 सेकंड। इफ यू नोटिस साउंड्स ऑफ इको एंड द क्लैप ऑन साइड्स, मतलब पहली बार उसने क्लैप किया तो उसकी जो साउंड उस क्लैप की एको आई वो दूसरी वाली क्लैप के साथ कोइंसाइड कर गई, तो ऑब्वियस बात है जो टाइम है जहाँ के वापस आने का टाइम जो है, ऑब्वियस बात है वो कितना हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन कैसे है, टाइम है ना, तो यहाँ पे टाइम किसा जाएगा, गई और आई, तो क्या हुआ, ऑब्वियस बात है ये हमने पहले क्लैप किया होगा, है ना, हमने 1 सेकंड में कितनी बार क्लैप करें, 2 बार, तो पहली बार क्लैप किया, उसकी आधे सेकंड बाद ही तो दूसरा क्लैप किया, तो मतलब आने और जाने में साउंड को कितना टाइम लगा, आधा सेकंड, तो 0.5 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 2 बार क्लैप किया, तो पहले वाले का एको दूसरे वाले के साथ कॉन्साइड कर गया, तो मतलब पहला वाला जो हमने क्लैप किया होगा वो क्या होगा आधे सेकंड में, फिर दूसरा क्या होगा आधे सेकंड में, है ना, तो इनके बीच में गैप कितना, आधे सेकंड का, तो आधे सेकंड का टाइम लगा उसको साउंड को वापस आने में, क्लियर। अब बोल रहा है अगर दीवार जो है डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस दे दिया 85 मीटर है, तो हमें स्पीड बतानी है, ठीक है जी। तो आपको फॉर्मूला बताइए 2 × d, आने और जाने का डिस्टेंस 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इसमें लगाया हमारा 0.5, ये टाइम निकालना ही आपका स्पेशल चीज है, बस इस क्वेश्चन में टाइम निकाल लिया जिसने उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व। डी आपका कितना दे रखा है 85, v इसको हम हाफ लिख सकते हैं, तो v आ जाएगा 85 × 2 × 2, 4 हो जाएगा, 4 5 20 0 2 8 4 32 32 प्लस 2 340 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका फिगर समझना जरूरी है, ये फिगर समझते हैं। एक पर्सन है स्टैंड कर रहा है बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स, 2 क्लिफ्स है ना, ये 2 क्लिफ्स है, उन क्लिफ्स के बीच में खड़ा है, तो हम बना देते हैं, फिगर बनाते हैं। एक क्लिफ ये है, इस टाइप से मान लेते हैं, एक क्लिफ ये है, इस टाइप से मान लिया, एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। तो अगर आदमी यहां पे खड़ा है तो इसके यहां से इसका डिस्टेंस है 640 मीटर। प्रोड्यूसेस अ साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस करी उसने, ही हियर्स द फर्स्ट एको, पहली एको कितना सुना, आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकंड बाद उसको एको सुनाई दिया, एंड सेकंड एको 3 सेकंड लेटर, मतलब पहला एको तो उसको 4 सेकंड में सुनाई दिया, ऑब्वियस बात है साउंड प्रोड्यूस होगा, जाएगा यहां से टकरा के वापस आ जाएगा, तो 4 सेकंड में तो यहां से सुनाई देगा, इस वाली क्लिप से, नियर वाली से, ठीक है। और जो सेकंड एको सुनाई दिया वो 7 सेकंड में आया, क्यों, 4 वो 3 सेकंड ये, तो कितना हो गया 7 सेकंड्स। तो ऑब्वियस बात है इस जो सेकंड वाला एको सुनाई दिया होगा वो इधर से जो गया होगा और वापस आया होगा उससे सुनाई दिया होगा,
ये तो समझ आ गया होगा कि जो छोटे वाले, जो पहला एको है वो छोटे वाली पहले वाली क्लिप से आ गया, पास वाली से, और सेकंड एको आया वो सेकंड वाली क्लिप से, दूर वाली क्लिप से आया। समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप, इन दोनों इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। क्लियर। चलिए मान लेते हैं, कर लेते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने बोला पहली बार जो क्लिक, पहली बार तो यहां से सुनाई दिया ना, तो पहली बार के लिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं फॉर फर्स्ट एको। फर्स्ट एको, पहला एको सुनाई दिया था, उसके लिए बात करते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है इस बार, है ना, एको का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है 2d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। डिस्टेंस हमें पता है 640 है, तो 2 इंटू 640 गया, 640 आया तो 2 हो गया। वेलोसिटी हमें निकालनी है, टाइम हमें देखा 4 सेकंड दे रखा है। चलिए 4 से काटते हैं, 4 1 4, 4 से 24 0, तो v आ जाएगा आपका 320 मीटर पर सेकंड। मतलब साउंड कितनी स्पीड से चल रही है, 320 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यहां वाले पार्ट में हमें 4 सेकंड लगा जाने आने में, और दूसरी जो एको सुनाई दी वो कितनी सुनाई दी, वो आपकी हुई 7 सेकंड्स बाद। ठीक है, आप समझिए, आपने यहाँ पे मेरा क्या आप किया, सब कुछ करिए, एक इधर को डिस्टेंस है, इधर से आई, जो यहाँ का पास था, तो यहाँ से पहले एको सुनाई दे गया। अब यहाँ वाला जो है ये थोड़ा दूर था, तो ये गया वापस आया, तो 3 सेकंड बाद सुनाई दिया पहली बारी से। तो ये तो 4 सेकंड में सुनाई देता, तो 3 सेकंड बाद मतलब टोटल 7 सेकंड डिस्टेंस लिया इसने आगे जाने का। तो हम बोल देते हैं डिस्टेंस इसका डी मान लिया। डिस्टेंस क्या मान लिया, डी। अब हम बात करते हैं फॉर सेकंड। अब हम बात करते हैं फॉर सेकंड एको। सेकंड एको की बात कर लेते हैं सीधा ही। ठीक है, जाने आने में डिस्टेंस 2d लगा, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने अभी निकाली, अभी निकाली स्पीड 320, क्योंकि एयर में जो साउंड स्पीड है वो दोनों साइड इक्वली रहेगी, और टाइम लिया 7 सेकंड्स। कितना ले लिया, 7 सेकंड्स। तो डिस्टेंस यहां से निकालेंगे, 2 से कटेगा 2 2, 2 से 12, 0 7, 0 7 से 42, 2 4 7 और 4 11, तो इतना मीटर। ठीक है, तो इस साइड को कितना डिस्टेंस हो गया, 1220 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आता है, ये तो पहला वाला पार्ट तो हमारा आ ही गया था, पहले हमने निकाला स्पीड ऑफ साउंड, वो तो निकल गया था। अब आता था डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, तो हमने ये डी निकाल दिया, ये 640, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1220, और 640 को ऐड कर दो सीधा, 640 को ऐड कर दिया तो 0671, तो ये आप कह सकते हैं इतने मीटर। तो सेकंड वाले का आंसर है 1760 मीटर। समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये आप इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको समझ आ गया को, एक तो हमारे पास 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम, कि टाइम पीरियड जो हमारा रहता है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t, या v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू f फ्रीक्वेंसी, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। या फिर हमारा एको का कांसेप्ट होता है यूज, उसमें सिंपल है 2 टाइम्स द डिस्टेंस, क्योंकि आने जाने में डिस्टेंस लगता है, 2 टाइम्स द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इनको यूज करके और लॉजिकली जो क्वेश्चन में घुमा रखा होता है उसको समझ के हम कोई भी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर पाते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।